मुख्तलिफ तरीके करते होंगे, आप ऑलरेडी लेंस ऑर्डर माशाल्लाह से कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी से करते भी आ रहे हैं, करेंगे भी आगे इंशाल्लाह। लेकिन इसका भी एक क्या है, एक कैलकुलेटेड वे में एक फार्मूला यूज़ करते हुए या फार्मूला अप्लाई करते हुए उसका एक तरीका है मिनिमम ब्लैंक साइज का। ठीक है, अब ये MBS होता क्या है, मिनिमम ब्लैंक साइज, कि आपने पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन कार्ड लिया, उसकी IPD ले ली, IPD के मुताबिक उसका फ्रेम की सिलेक्शन करा ली, सिलेक्शन के बाद IPD मार्क कर ली, IPD मार्क करने के बाद उस फ्रेम को पेशेंट की उसके मुताबिक एडजस्ट कर दे, जो हमने सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं वो आपने कर ली। अब इसके बाद करना है आपने लेंस ऑर्डर, आपके पास पावर भी मौजूद है प्रिस्क्रिप्शन कार्ड की सूरत में, आपके पास उसकी बेस्ट करेक्टेड IPD भी मौजूद है इस वक्त। अब आपके पास तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास कि हमने उसकी पावर के मुताबिक, उसके स्फेरिकल सिलेंडर और उसके एक्सेस के मुताबिक और उसकी PD के मुताबिक हमने क्या करना है, उसका लेंस ऑर्डर करना है, उसकी ब्लैंक ऑर्डर करनी है। लेकिन ये मैटर करता है कि हमारा फ्रेम साइज क्या है, ये भी मैटर करता है, इसके अंदर PD कितनी है पेशेंट की, ये भी मैटर करता है। दूसरा, कहीं आपने लेंस को डिसेंटर तो नहीं करना, बाज़ बात आपने कभी नहीं किया, आपने पूछा, आपने बताया हमने कभी लेंस डिसेंट्रेशन नहीं की, अभी मैं आपको करना सिखाऊंगा इसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगला लेक्चर हमारा होगा लेंस डिसेंट्रेशन पे, कि अगर किसी आंखों में थोड़ा सा स्क्विंट आपको मिला है तो आप लेंस डिसेंटर भी कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब हम किसी स्फेरिकल लेंस को डिसेंटर करते हैं, उसको सेंटर से हटा के इधर लेके जाएंगे लेफ्ट में या राइट में, तो उसमें प्रिज्म इंड्यूस हो जाएगा। पढ़ा ना आप लोगों, हमने पढ़ा था कि जो प्लस स्फेरिकल लेंसेज होते हैं वो बेस टू बेस जुड़े होते हैं, माइनस के स्फेरिकल लेंस एपेक्स टू एपेक्स जुड़े होते हैं। जब भी हम प्लस स्फेरिकल को या माइनस स्फेरिकल को अपनी जगह से हटाएंगे, मतलब डिसेंटर करेंगे, तो उसके अंदर प्रिज्म आना शुरू हो जाएगा। और आपने प्रिज्म की एक्टिविटी की हुई है कि जब भी हम प्रिज्म को अपनी जगह से हटाते हैं तो सामने पड़े ऑब्जेक्ट को भी मूव करता है, इमेज उसका शिफ्ट करता है। जहाँ पे एपेक्स होता है उसका पतला वाला हिस्सा, इमेज उसी तरफ को क्या करता है, शिफ्ट करता है। बढ़िया ना ये चीज। तो ये हमारा अगला लेक्चर किस पे होगा, लेंस डिसेंट्रेशन के ऊपर। व्हाट इज सेंट्रेशन एंड डिसेंट्रेशन, अगला लेक्चर हमारा ये होगा नेक्स्ट वीक, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। MBS मिनिमम ब्लैंक साइज, इसका फॉर्मूला है कि मतलब हमने अपने फ्रेम के मुताबिक, फ्रेम के रिम के अंदर कितनी स्पेस है उसके मुताबिक, नंबर कितना है उसके मुताबिक, और पेशेंट की PD कितनी है उसके मुताबिक, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक पेशेंट का एक्यूरेट ब्लैंक साइज कैसे ऑर्डर करना है, ये उसका फार्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई डिसेंट्रेशन प्लस इफेक्टिव डायमीटर प्लस ग्लेजिंग। ये कभी टर्मिनोलॉजी सुनी है आपने, ये मैंने लिखी है बोर्ड पे। MBS मिनिमम ब्लैंक साइज का फार्मूला है 2 इंटू डिसेंट्रेशन, 2 को मल्टीप्लाई कर दें या ज़रब दे दें डिसेंट्रेशन वैल्यू के साथ, जमा कर दें उसके अंदर इफेक्टिव डायमीटर उसका, किसका इफेक्टिव डायमीटर, फ्रेम का, फ्रेम का डायमीटर उसमें ऐड कर दें, प्लस 2 ग्लेजिंग। अब मैं यहां से शुरू करता हूं आखिर से। ग्लेजिंग होता है कि लेंस का वो पोर्शन जो कटाई में, रगड़ाई में वेस्ट हो जाता है, ये क्या कहलाता है, ग्लेजिंग कहलाता है। जब आप किसी टेक्नीशियन को देते हैं, वो रगड़ता है ना उसको, वो सारा पाउडर बन रहा होता है, वो क्या कहलाता है, लेंस का वो हिस्सा जो उसकी ग्राइंडिंग वगैरह में या कटाई वगैरह में वेस्ट हो गया, वो क्या कहलाता है, ग्लेजिंग कहलाता है। क्लियर हो गया, ग्लेजिंग समझ आ गया, GLAZING ग्लेजिंग। इफेक्टिव डायमीटर, आप लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ फ्रेम्स की शेप्स मुख्तलिफ होती हैं, कुछ शेप्स किस तरह की होती हैं, कुछ राउंड होती हैं, कुछ रेक्टेंगल होती हैं, कुछ स्क्वायर होती हैं, कुछ हेक्सागोनल होती हैं, ऐसा ही मुख्तलिफ ग्लासेस का रिम साइज मुख्तलिफ होता है, शेप्स क्या होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। इफेक्टिव डायमीटर क्या होता है कि मैंने कोई फ्रेम लेना है, उस फ्रेम का मैक्सिमम डाया मैंने क्या करना है, मालूम करना है, उसको मैं एक स्केल लूंगा और उसका ऊपर से लेकर नीचे तक मेजर करूंगा कितने mm का है, फ्रॉम सुपीरियर टू इंफीरियर, या देखूंगा कि उसके बाहर वाले हिस्से से अंदर वाले हिस्से तक ये वाला डाया कितना है, ये भी मेजर करूंगा, और देखूंगा कि उसके नोज से लेकर यहाँ नीचे तक का फासला कितना है, ये भी मेजर करूंगा, और देखूंगा इसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या कौन सी है, इसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और कौन सी है। अब इस फ्रेम के अंदर आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या नजर आ रही है कि उसको
सुपीरियर नेजल से लेकर इंफीरियर टेम्पोरल तक। ये वाला जो लाइन है ना, ये सबसे ज्यादा लंबी लाइन है, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो सकती है, ऐसा ही है ना। लेकिन राउंड फ्रेम में क्या होगा, उसकी हर जगह से एक जैसी होगी, तो वो यहाँ से लेकर उसको राउंड फ्रेम हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी वो होगा डाया, वो उसका इफेक्टिव डायमीटर कहलाएगा। समझ रहे हैं आप? इस केस के इस तरह के फ्रेम के अंदर क्या होगा कि हम देखेंगे कि सारी तरफ लाइनों में से सबसे लंबी लाइन कौन सी है, ये उसका इफेक्टिव डायमीटर होगा। ठीक हो गया। हमने इस इफेक्टिव डायमीटर को स्केल के साथ क्या कर लेना है, मेजर कर लेना है। ठीक हो गया, समझ आया? इफेक्टिव डायमीटर क्या क्या होता है कि किसी भी फ्रेम के अंदर रिंग का जो मैक्सिमम एरिया होगा वो हम क्या कहते हैं, उसको इफेक्टिव डायमीटर। क्लियर हो गया? ग्लेजिंग समझ आ गई, इफेक्टिव डायमीटर समझ आ गया। दूसरे हमारे पास तीसरी टर्म है जिसे कहते हैं डिसेंट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन क्या होती है? अभी हमने पेशेंट पीडी सीखी, क्या होती है सीखे भी। डिसेंट्रेशन का भी एक फार्मूला होता है अलग से। डिसेंट्रेशन इज इक्वल टू फ्रेम पीडी माइनस पेशेंट पीडी डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला है डिसेंट्रेशन का। डिसेंट्रेशन क्या होता है? आपने अभी तक सुनी होगी सिर्फ और सिर्फ, शायद सुनी भी हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप लोगों ने सुनी होगी पेशेंट की पीडी। अभी हमने मार्क करना सीखा 2 मिनट पहले। पेशेंट पीडी सीखी ना हमने, कैसे मार्क करते हैं। ये वो पेशेंट पीडी है, ये वो क्या है, पेशेंट पीडी। एक फ्रेम पीडी भी होती है, एक फ्रेम पीडी भी होती है। ठीक हो गया? तो फ्रेम पीडी माइनस पेशेंट पीडी ओवर 2 तकसीम करेंगे 2 के साथ डिवाइडेड बाय 2। अब फ्रेम पीडी कैसे निकालते हैं? जैसे वो फ्रेम है, मैंने फ्रेम पे क्या करना है, एक बिल्कुल सेंटर के अंदर एक सीधी लाइन लगानी है और एक दरमियान में ही 180 डिग्री पे लाइन लगानी है। ये दोनों लाइनें जहां पे एक दूसरे को मीट कर रही होंगी, ये क्या कहलाएगा उसका, ये उसकी फ्रेम पीडी कहलाएगी। उस फ्रेम की आंखें तो है कोई नहीं, उसकी पीडी कैसे ले? तो उस फ्रेम का जो बिल्कुल सेंटर होगा वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रेम पीडी कहलाएगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जब हम ब्लैंक ऑर्डर करते हैं तो मोस्टली 99.99% ब्लैंक्स के अंदर जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो कहाँ पे होता है, एग्जैक्टली सेंटर के अंदर होता है। ऐसा ही होता है ना, जो ब्लैंक आप ऑर्डर करते हैं किसी चीज, अगर आपने कंपनी से ऑर्डर किया है तो उसको लेंसोमीटर के नीचे रखते हैं तो उसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ आता है, बिल्कुल सेंटर में आता है। ये वो ऑप्टिकल सेंटर, समझ आया? तो जो पेशेंट की पीडी हमने ली होती है, उस पेशेंट की पीडी को हमने उस ऑप्टिकल सेंटर के साथ अलाइन करना होता है, फिर ही हमें 100% रिजल्ट्स मिलते हैं विजन पेशेंट को। ठीक हो गया? पेशेंट पीडी समझ आया क्या होती है? अभी हमने लेना सीखा। फ्रेम पीडी समझ आया क्या होता है? बिल्कुल सेंटर के अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे 90 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। जो सेंटर, जब ये दोनों लाइन जिस जगह पे मीट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेम पीडी। ठीक है? अब फ्रेम पीडी, फॉर एग्जांपल हम फर्ज कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि फ्रेम पीडी जो है ना वो है, अब जैसे ये दो चीजें हैं, ये मेरे पास फ्रेम है, ये मेरे पास क्या है, इसमें मैंने ये लाइन लगाई, ये लाइन लगाई, ये लाइन लगाई और यहाँ लाइन लगाई। यहाँ पर क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर है ना, ये फ्रेम पीडी क्या है, ऐसा ही है। ये उसकी फ्रेम पीडी होगी। पेशेंट की पीडी क्या होती है, ये उसकी आंखें हैं, ये उसका प्यूपिल, इसका जो सेंटर होगा ये क्या होगा, ये उसका पेशेंट पीडी होगा। ये पेशेंट पीडी होगी और ये फ्रेम पीडी। अगर इफ पेशेंट पीडी एंड फ्रेम पीडी बिल्कुल एक जैसी हैं, बिल्कुल क्या है, एक जैसे हैं, तो हमें डिसेंट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं, फिर हमें डिसेंट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि पेशेंट पीडी मैच कर जाए फ्रेम पीडी के साथ। समझ गया तो अगर ये मैच कर जाए तो फ्रेम पीडी क्या होगी, एक चीज है, ये भी वही है, ये भी 60 हो, ये भी 60 हो, 60 में से 60 जाएगा तो 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ऐसा ही है ना। तो बस फिर हम क्या करेंगे, इफेक्टिव डायमीटर लेंगे और ग्लेजिंग ऐड करेंगे और हमारा ब्लैंक साइज बन जाएगा। ऐसा ही है ना, जब दोनों चीजें सेम है।
लेकिन फॉर एग्जांपल अगर दोनों चीजें सेम नहीं है, हम ये कहते हैं फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो आंखें हैं, इसके ऊपर मैं इसको ऐनक पहना दूंगा, अब ये है मेरा किसका सेंटर, पेशेंट का सेंटर, जैसे मैंने पेशेंट पीढ़ी कहा, ऐसा ही है। लेकिन जो ऐनक की पीढ़ी आ रही है वो आ रही है थोड़ा सा बाहर, ये ऐनक का सेंटर है फ्रेम का, ये आप देखें, सॉरी यहाँ नहीं, बाहर है ना, तो पेशेंट की पीढ़ी अंदर की तरफ है, फ्रेम पीढ़ी थोड़ी सी बड़ी है, मतलब फ्रेम बड़ा है, आंखें ज्यादा अंदर की तरफ है, पेशेंट पीढ़ी कम है। हम कह सकते हैं दैट पेशेंट पीढ़ी इज स्मॉलर देन फ्रेम पीढ़ी, या पेशेंट की पीढ़ी छोटी है फ्रेम पीढ़ी। तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आंखों को मैं यहाँ से निकालूं काट के और उसको बाहर ले जाऊं और फ्रेम के मुताबिक करूं, एक ये ऑप्शन है मेरे पास। अच्छा साहब ये ऑप्शन अपनाएंगे, हम क्या करेंगे, शीशे को अंदर ले आएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, शीशा अंदर ले आओ, हमने शीशों को उठा के थोड़ा सा डिसेंटर करके अंदर ले आया, तो हमने क्या किया, लेंस को डिसेंटर ही किया ना, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रेशन। हम आंखों को तो नहीं फाड़ेंगे, वो तो अपनी जगह पे रखेंगे, हम क्या करेंगे, शीशे को उठा के थोड़ा सा अंदर लेंगे। मोस्टली सर कंप्लेन आ जाती है ना, वो कहते हैं कि एक साइड से शीशा मोटा नजर आ रहा है और एक साइड से मोटा नहीं है। जब उसको डिसेंट्रेशन करेंगे तो जो मोटाई है उसकी अगर माइनस नंबर का तो वो तो आगे आ जाएगी ना। लेकिन अगर आप डिसेंट्रेशन नहीं करेंगे उससे ज्यादा कंप्लेन आएगी आपको। सही, उसमें ये भी होगा मतलब कि आपके हमें फ्रेम उसको का बताना जो पड़ेगा। है, उससे ग्लास का साइज बड़ा होगा जी। फिर ही अंदर आएगा, फिर ही अंदर अगर उसी साइज का होगा 65 100% मतलब होता है कि कोई भी फ्रेम है उसकी डिसेंट्रेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं आती पिपल के साथ। आ भी सकती है, मैंने बताया होता है, लेकिन बहुत रेयर ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि बिल्कुल साथ साथ आ जाए, पेशेंट की आंखें और फ्रेम का सेंटर मिल जाए, ये बहुत रेयर ऐसा होता है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हो जाए तो आइडियल चीज़ है ये, हो जाए तो बहुत आइडियल चीज़ है ये, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बहुत रेयर। अब आजकल के यंग लोग हैं वो बड़े बड़े फ्रेम यूज करते हैं, उनको लगा के दिखाओ सेम नहीं लगाएंगे। तो हम तो सर वो निकाल देंगे, जब किसी दूसरे के पास जाएगा वो कहेगा ये बेड़ा कर करवा लिया तो बेड़ा गर्क वो कर रहे हैं, यही तो चीजें सिखानी है मेरे भाई, ये पूरी मार्केट मिलके पूरी आवाम का क्या कर रही है, बेड़ा गर्क कर रही है, ठीक है। एक्चुअली ये 60 mm का अगर फ्रेम है तो 70 mm के ग्लासेस आपको चाहिए, तो फिर आएगा, अगर आप 60 के 60 लगाएंगे फिर नहीं आएगा। समझ आ रही है, तो बेड़ा गर्क इस सेंस में हो रहा है। यहाँ पर अगर ये चीजें फॉलो करना शुरू कर दे तो पेशेंट कंप्लेन आ ही नहीं सकती, समझ आई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पेशेंट की पीढ़ी छोटी है, फ्रेम की पीढ़ी ज्यादा है, तो अब आंखों को नहीं बाहर लेके जाएंगे,